बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट फ़िज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ काल्ड्रिश लॉ। पिछले लेक्चर में हम काल्ड्रिश लॉ को स्टडी किया, आज हम उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इन्फिनिट डिल्यूशन पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे एसिटिक एसिड है, हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकते इन्फिनिट डिल्यूशन पे। अगर हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यूज़ इन्फिनिट डिल्यूशन पे चाहिए होंगी तो हम क्या करेंगे, हम काल्ड्रिश लॉ का सहारा लेंगे और हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिए देता हूँ एसिटिक एसिड की, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और डायरेक्टली हम कभी भी उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इन्फिनिट डिल्यूशन पे। अब हम सहारा लेंगे तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें एक KCl है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। पोटेशियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन्फिनिट डिल्यूशन पे, और हम ऐसा ही करेंगे। जब इन तीनों की वैल्यूज़ का हमें पता चल जाएगा तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम HCl और पोटेशियम एसीटेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इन्फिनिट डिल्यूशन पे सम करेंगे और इसमें से पोटेशियम क्लोराइड की इन्फिनिट डिल्यूशन पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। असल में एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए इन्फिनिट डिल्यूशन पे हमें इन दो आयंस की जो आयोनिक कंडक्टिविटीज़ हैं उनकी वैल्यू चाहिए, यानी हमें ये सम चाहिए। हम ये सम एक डायरेक्ट अगर हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता, हम इनडायरेक्टली कैसे हासिल करेंगे। तो अगर मैं KCl को देखूं तो उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह होंगी, पोटेशियम एसीटेट को इस तरह होंगी उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ्स आयोनिक कंडक्टिविटीज़, HCl की आयोनिक कंडक्टिविटीज़ इस तरह की होंगी। तो जब मैं ये फार्मूला पुट करूँगा जिसमें मैं दो को जमा करके इसको माइनस करूँगा और ये वैल्यूज़ मेरे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हैं, इनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी बिकॉज दे 3 आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इन्फिनिट डिल्यूशन पे हमें पता होती है। जब इन तीनों की वैल्यू पता है, इन दो को जमा करके इसमें से एक माइनस कर लें तो ये हमें कैसे एसिटिक एसिड की वैल्यू देगा। असल में आप इसके आयंस ओपन करें, इसके आयंस ओपन करें, जब इसके आयंस को ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे Cl और Cl कट जाएंगे, पोटेशियम के साथ ये पोटेशियम की आयोनिक कंडक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये दो बचेंगे। ये मैंने एसीटेट का लिख दिया। अगर गौर करें ये दोनों ही तो हमें यहाँ पे चाहिए, इन दोनों का सम। तो अगर डायरेक्टली हम इसको डिसोसिएट करके इनकी आयोनिक स्ट्रेंथ्स एसीटेट है इनकी और H पॉजिटिव की नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब तक डिसोसिएट नहीं होगा हम आयोनिक कंडक्टिविटीज़ नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने एक काल्ड्रिश लॉ के हिसाब से जो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, आप उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करना चाहते हैं टोटल, तो आप उसके अंदर जितने मौजूद आयंस होंगे उनकी तमाम की इंडिपेंडेंटली आयोनिक जो कंडक्टिविटीज़ हैं उनका सम ले लें। तो यहाँ पे हमने ये किया, दो को जमा किया, एक को माइनस किया, तो अब इससे जो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी, इंडीड इट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनिट डिल्यूशन। तो इस तरह काल्ड्रिश लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने एसिटिक एसिड जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन्फिनिट डिल्यूशन पे फाइंड की, जो कि डायरेक्टली हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम डिल्यूशन फैक्टर में या डिल्यूशन पोर्शन में या काल्ड्रिश लॉ में हम एक बात पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज़ द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन concentration and equivalent conductance of the same electrolyte in infinite dilution.
सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना हमारे लिए इसलिए मुमकिन नहीं था कि हम ये तो फाइंड आउट कर सकते थे, बट ये फाइंड नहीं किया जा सकता था वीक इलेक्ट्रोलाइट की। मैं पहले बोल चुका, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन है ये फाइंड नहीं कर सकते, ये फैक्टर हमारे लिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं था। बट अभी जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी है उसमें हमने इसी को तो फाइंड किया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को तो ही हमने फाइंड किया इन्फिनिट डिल्यूशन पे। जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये तो पहले हमने निकाली हुई है, हम आसानी से निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। ये वीक के लिए मुश्किल था जो हमने ऐसे इनडायरेक्टली फाइंड आउट किया। जब ये दो वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वी कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन्फिनिट डिल्यूशन पे फाइंड करना मुमकिन नहीं था, कॉलरिश लॉ ने मुमकिन बनाया। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना मुमकिन नहीं था, कॉलरिश लॉ ने मुमकिन बनाया। ना सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बल्कि हम मोलर कंडक्टेंस को इस्तेमाल करते हुए भी इन्फिनिट डिल्यूशन पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी और स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं? जब इनको आप डिसोसिएट करने के लिए किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हो या एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, अल्टीमेटली क्या होगा, उनके आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे, वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होते, तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, वो पूरे के पूरे सॉल्युबल नहीं हो सकते एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, तो हम इनकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि फाइंड आउट करना आसान काम नहीं है। सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए जो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम फिर से इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ये देखें, ये बात, इस वैल्यू को मुमकिन बनाया हमारे लिए कॉलरिश लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन में। और हम जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन दैट इज़ इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000/c। और ये c क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ये ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं और मोलर कंडक्टेंस के लिए ये मोलैरिटी को मेंशन करते हैं, यानी ये नॉर्मेलिटी होती है और ये मोलैरिटी होती है। ये नॉर्मेलिटी को शो करते हैं, ये मोलैरिटी को। और जो ये वीक या स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको एक बात बताता चलूँ। नंबर 1, क्योंकि ये बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, तो इसलिए हम स्पेरिंगली सॉल्युबल जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके सोल्यूशन को हमेशा कंसनट्रेटेड ही मानते हैं, क्योंकि उनके आयंस नहीं बनते, डिसोसिएट नहीं होते। जब वो डिसोसिएट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली हम उनको कंसनट्रेटेड ही मानेंगे। तो एक तो ये बात साबित हुई कि उनकी सॉल्युबिलिटी ही उनकी कंसनट्रेशन को मेंशन करेगी, तो जितने सॉल्युबल होंगे वो उनकी कंसनट्रेशन ही होगी। यानी यहाँ पे मैं कंसनट्रेशन लफ्ज़ को या कंसनट्रेशन को सॉल्युबिलिटी कह सकता हूँ। स्पेरिंगली सॉल्युबल जो, मैं रिपीट करता हूँ, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इतने कम सॉल्युबल होंगे, इतने कम डिसोसिएट होते हैं कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है दर हकीकत उनकी कंसनट्रेशन होती है। तो कंसनट्रेशन को मैं सॉल्युबिलिटी बोल सकता हूँ। तो इस फार्मूले के मुताबिक और इस फार्मूले के मुताबिक अगर मैं सी को उठा के इधर ले जाऊँ तो अल्टीमेटली दोनों फैक्टर्स को मैं 1000 के नीचे ले आऊँगा। अब ये है मेरे पास फैक्टर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की भी। ये हमने मुमकिन बनाया बाय यूजिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉलरिश लॉ। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये फाइंड आउट कर सकते हैं, के फाइंड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वी कैन फाइंड आउट द कंसनट्रेशन। दूसरे लफ्ज़ों में स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन ही उनकी सॉल्युबिलिटी है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इस सॉल्युबिलिटी को फाइंड करने के लिए असल मरहला था इन्फिनिट डिल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड करना या मोलर कंडक्टेंस को फाइंड करना। ये हम कर चुके हैं पहली एप्लीकेशन में। तो आखिरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्युबिलिटीज़ और द कंसनट्रेशन ऑफ द आयंस। मसलन अगर मुझे बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना होगी तो मुझे इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो कंसनट्रेशंस हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो अभी मैंने बोला जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स हैं जैसे BaSO4, मैंने इसमें एग्जांपल दी। जब आप इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, इन आयंस की कंसनट्रेशन। और कंसनट्रेशन दर हकीकत क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटीज़। एंड इफ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटीज़ देन वी कैन फाइंड आउट द कंसनट्रेशन।
and if we can find out the concentration, we can find out the product of the concentration, and when we found these concentrations and the product of these concentration, we found the solubility product for sparingly soluble electrolyte. तो ये 4 एप्लीकेशंस हमने कॉलरिश लॉ की स्टडी की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फर्स्ट वन थी इनफिनिट डिल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टर्स को फाइंड करना इनडायरेक्टली, और इसको फाइंड करने के बाद उसी का सहारा लेते हुए हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड की, उसी का सहारा यहाँ पे लेते हुए हमने सॉल्युबिलिटीज़ और कंसंट्रेशन फाइंड की, और इन्हीं सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन का सहारा लेते हुए हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट की। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।